गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कटवा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भारत का चौथा भौगोलिक भाग। कौन सा? भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र, भारत के द्वीप और साथ में हम बंदरगाहों को भी इसमें शामिल करके देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले भारत के तीनों भौतिक प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार, तीनों को हम विस्तार से देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे समुद्र तटीय क्षेत्र और द्वीपों के बारे में। तो हम शुरू करें, सबसे पहले भारत की स्थिति को देखें। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप का मतलब होता है, आपको मालूम होगा ही, कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। और हम देखें, भारत भी इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। जब भी ऐसी आकृति होती है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और इस मामले में, इस प्रकार की आकृति के मामले में हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। और इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां, मतलब प्रायद्वीपीय आकृतियां यूरोप महाद्वीप में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसलिए यूरोप को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा गया है। और हम भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से की बात करें, समुद्र तट की बात करें, तो आप देख रहे हैं भारत का समुद्र तट गुजरात से लेकर चालू होता है और बंगाल तक गया हुआ है। इसी प्रकार से भारत के द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, भारत के द्वीप लक्षद्वीप और छोटे मोटे बहुत सारे द्वीप। भारत का कुल समुद्र तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो याद रखिएगा, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर। तो ये जो 7516.6 किलोमीटर भारत का समुद्र तट है, ये ओवरऑल पूरा का पूरा है। मतलब इस मुख्य भूमि का समुद्र तट भी है और द्वीपों समेत, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीपों समेत जो है, ये है 7516.6। आप राउंड फिगर में याद रखिएगा, जब भी परीक्षा में पूछा गया है तो राउंड फिगर में 7500 भी पूछा गया है। अब इसमें हम देखें, इस 7516 में इस मुख्य भूमि का हिस्सा कितना है? तो याद रखिएगा, मुख्य भूमि का हिस्सा है 5422 किलोमीटर। और इन द्वीपों के भी समुद्र तट को शामिल कर लें तो द्वीपों का है 2094 किलोमीटर। और इस तरह से कुल होता है 5422, 2094, टोटल हुआ 7500 किलोमीटर। भारत का लंबा सा समुद्र तट है, क्योंकि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। और इस समुद्र तटीय हिस्से में हम देखें तो भारत के कुल 9 राज्य स्थित हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन 9 राज्यों में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य के पास है? तो गुजरात राज्य के पास है। आइए देखते हैं, पहला गुजरात राज्य हम देखें, ये गुजरात राज्य है पहला समुद्र पर। उसके बाद महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे छोटा सा गोवा राज्य है, वो भी शामिल है इसमें। और उसके बाद कर्नाटक है और उसके बाद केरल है। तो 5 राज्य पश्चिमी तट पर, तो 4 राज्य पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर कौन से राज्य? एक है तमिलनाडु, ठीक है, उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश और उसके ऊपर है आपका उड़ीसा और उसके ऊपर है बंगाल। तो कुल मिला के 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं। इनमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की है। गुजरात के पास कितना समुद्र तट है? तो याद रखिएगा, 1214.7 किलोमीटर सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य। और सबसे छोटी समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, गोवा। मात्र 118 किलोमीटर समुद्र तट की रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। इसी प्रकार हम देखें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट पर हैं, जिनमें सबसे लंबी समुद्र तट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। और सबसे छोटी समुद्र तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा, पुडुचेरी। इसके समुद्र तट की लंबाई मात्र 30.6 किलोमीटर की है। तो ये आंकड़ों को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि 9 राज्य हैं, गुजरात सबसे लंबा, गोवा सबसे छोटा, 4 केंद्र शासित हैं
एक तो अंडमान निकोबार हो गया, एक पौंडीचेरी हो गया, एक हो गया लक्षद्वीप, और चौथा कौन सा, दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव। इसके बाद हम देखेंगे भारत के समुद्र तट। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य भूमि के समुद्र तट, और उसके बाद देखेंगे द्वीपों के समुद्र तट। तो भारत का जो मुख्य भूमि का समुद्र तट है वो दो भागों में बटा हुआ है। ये है पश्चिमी समुद्र तट और इधर है पूर्वी समुद्र तट। तो आप देख रहे होंगे ये जो हिस्सा है, ये पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट का है। जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो पश्चिमी तट है वो संकरा है, जबकि पूर्वी तट की चौड़ाई जो है वो काफी ज्यादा है, काफी चौड़ाई है पूर्वी तट की। तो पश्चिमी तट से चालू करें तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है गुजरात का समुद्र तटीय क्षेत्र। दो भागों में बटा हुआ है, एक तो कच्छ का तट और दूसरा है काठियावाड़ का तट। तो याद रखिएगा काठियावाड़ तट, और उसके बाद हम देखें काठियावाड़ तट के बाद तो यहाँ दमन दीव है। दमन दीव से लेकर ये गोवा तक का हिस्सा ये कहलाता है कोंकण तट, और गोवा से लेकर कर्नाटक तक का हिस्सा जो है ये कहलाता है कनारा तट, और ये जो केरल का हिस्सा है ये कहलाता है मालाबार तट। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, कोंकण, कनारा, मालाबार तट। इस साइड पूर्वी तट में हम देखें तो कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक, जहाँ कृष्णा नदी आके मिलती है, कृष्णा नदी आके समुद्र में मिलती है, ये पूरा का पूरा हिस्सा कोरोमंडल तट कहलाता है। और कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, और इस साइड का जो एरिया है, मतलब महानदी के ऊपर का जो पारादीप वाला एरिया है, ये कहलाता है पूरा का पूरा बंगाल तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो आंध्रा का तट और दूसरा उत्कल तट, उड़ीसा का तट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा तीन समुद्र तट इधर के और तीन समुद्र तट पूर्व के। समुद्र तटों को देखने के बाद अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो याद रखिएगा भारत में बड़े बंदरगाह 13 हैं और छोटे बंदरगाह 200 हैं। ये बड़े बंदरगाह, छोटे बंदरगाह, तो यहाँ पर परीक्षा के दृष्टि से आप देखेंगे तो याद रखिएगा ये जो बड़े बंदरगाह हैं ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये कि बड़े बंदरगाहों के विषय में सारा नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार को, संसद को होता है, जबकि छोटे बंदरगाह जो होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब छोटे बंदरगाहों के मैटर पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपने हिसाब से नियम कानून बना सकती हैं। तो हम बात करें 13 बड़े बंदरगाह, और इन 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। छोटे बंदरगाहों की बात करें तो छोटे बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, और 200 बंदरगाहों में से 53 बंदरगाह अकेले महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो हम इसमें से 13 बड़े बंदरगाहों को देखेंगे कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं इधर से। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कौन सा है, कांडला, कच्छ का, ये कच्छ का एरिया है, और कच्छ में स्थित है कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह की खास बात ये है कि ये कर्क रेखा से बिल्कुल लगा हुआ बंदरगाह है। ठीक है, और खास बात ये है कि कांडला प्राकृतिक बंदरगाह तो है ही, साथ में ज्वारीय बंदरगाह भी है। दूसरा बंदरगाह हम देखें यहाँ पर मुंबई बंदरगाह, और ये मुंबई बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और भारतीय व्यापार का सबसे ज्यादा हिस्सा यही बंदरगाह कवर करता है। याद रखिएगा भारत से जितनी भी वस्तुएं आयात और निर्यात होती हैं उसमें से 20% अकेले मुंबई बंदरगाह से आयात और निर्यात होती है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, और हम देखें इसी मुंबई बंदरगाह के पास एक और बंदरगाह विकसित किया गया है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह के ऊपर लोड ज्यादा है, तो मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह कौन सा, नहावा सेवा बंदरगाह।
और ये नावा शेवा बंदरगाह ये भी मुंबई में ही है। और इसकी खास बात यह है कि ये भारत का सबसे अत्याधुनिक बंदरगाह है। और ये भी याद रखिएगा कि नावा शेवा बंदरगाह का नाम किसके नाम पर किया गया है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। इसके बाद हम देखें कोंकण तट पे एक और बंदरगाह है और वो है कौन सा? मारवा गोवा बंदरगाह। और ये बंदरगाह हम देखें कहाँ पर? गोवा में। और गोवा में कौन सी नदी है? जुआरी नदी। इसी जुआरी नदी के मुहाने पर ये मारवा गोवा बंदरगाह स्थित है। और इस बंदरगाह से मुख्यतः हम देखें तो लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क हम देखें इस मामले में विश्व में जो टॉप 10 बंदरगाह हैं उनमें मारवा गोवा का नाम आता है लौह अयस्क निर्यात करने वाले बंदरगाहों में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं, काजू वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुख्यतः ये लौह अयस्क निर्यात करने के लिए मारवा गोवा प्रसिद्ध है। इसके बाद हम चले कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है कौन सा? न्यू मैंगलोर। और इसी प्रकार से केरल में एक बंदरगाह है और वो है कोचीन बंदरगाह। कोच्चि भी कहते हैं, कोचीन भी कहते हैं, कोच्चि कोचीन। तो इस तरह देखिए बड़े बंदरगाहों में पहला कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नावा शेवा, चौथा मारवा गोवा, पांचवा न्यू मैंगलोर और छठवा कोचीन। इसी प्रकार से हम देखें पूर्वी तट पर जो बड़े बंदरगाह हैं उनमें सबसे पहले देखें तो यहाँ पर है तूतीकोरन। तूतीकोरन की खास बात क्या है कि इसको मोती बंदरगाह भी कहते हैं। आपको मालूम है तूतीकोरन क्यों प्रसिद्ध है भारत में? मोती निर्माण के लिए, मोती पालन के लिए, तो इसको मोती बंदरगाह कहा गया है। इसके ऊपर और जाए तो यहाँ पर स्थित है चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई के बाद सेकेंड नंबर का बंदरगाह कौन सा? चेन्नई, ठीक है। और चेन्नई के लोड को कम करने के लिए इसी के ऊपर में एक नया बंदरगाह विकसित किया गया है, इसको एन्नोर बंदरगाह भी कहते हैं। और इसको कामराज पोर्ट भी कहा जाता है। कामराज जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसको कामराज पोर्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा एन्नोर बंदरगाह भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह माना गया है। और इसके ऊपर जाएं तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है कौन सा? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह की खास बात क्या है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह तो है ही, साथ में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके ऊपर और जाए तो एक यहाँ पे बंदरगाह है पारादीप, उड़ीसा में है पारादीप। और एक बंगाल में है कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है और साथ में प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस तरह से 6 और 6 12। 13वां बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अंडमान निकोबार में कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। और इसको बड़े बंदरगाह का दर्जा पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर स्थित है। और इसको बड़े बंदरगाह का दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा 2010 में ये बड़ा बंदरगाह के श्रेणी में शामिल हो गया। तो इस तरह हम देखें 13 बड़े बड़े बंदरगाह पे। तो ये याद रखिएगा कि बड़े बंदरगाहों में 3 बड़े बंदरगाह अकेले एक ही राज्य में है। कौन से राज्य में? बाद हम देखें भारत के द्वीप। भारत के द्वीपों की बात करें तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तो है ही, साथ में भारत में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1200 से भी ज़्यादा है। ये बात अलग कि आधिकारिक रूप से भारत में द्वीपों की संख्या 247 बताई जाती है। 247 द्वीप बताए जाते हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर में। लेकिन सचमुच में भारत में 1200 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। तो इन मुख्य भूमि के द्वीपों को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार को देखेंगे। मुख्य भूमि के द्वीपों की बात होती है तो सबसे पहले बात आती है किसकी? माजुली। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है कौन सा? माजुली। तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका कुल एरिया कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से और द्वीप को देखें तो यहाँ पर बंगाल के नीचे में एक द्वीप है न्यू मूर द्वीप। कौन सा? न्यू मूर द्वीप। और इस न्यू मूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफी लंबे समय तक विवाद बना रहा, लेकिन ये डेल्टाई द्वीप था और अब ये समुद्र में विलीन हो चुका है। और
और इसके विलीन होने से ये विभाग भी अपने आप विलीन हो चुका है। तो वर्तमान समय में न्यू मूर द्वीप जो है वो पानी में डूब चुका है। इसी प्रकार से इसी बंगाल के नीचे में हुगली नदी जहाँ पे आकर समुद्र में गिरती है, उसी के नीचे एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। आप नाम सुने होंगे, गंगा सागर द्वीप भारत में तीर्थ माना जाता है और यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति पे बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। उड़ीसा में हम बात करें तो उड़ीसा में यहाँ पर एक द्वीप है, वो कहलाता है व्हीलर द्वीप। और ये व्हीलर द्वीप कहाँ पर है तो आप सुने होंगे, उड़ीसा में चांदीपुर रेंज है। ये पूरा का पूरा एरिया बालासोर जिले में चांदीपुर रेंज। और ये चांदीपुर रेंज में क्या होता है, मिसाइल टेस्ट किया जाता है। मिसाइल टेस्टिंग का ये रेंज है। और ये मिसाइल जो टेस्ट की जाती है कहाँ से की जाती है, इसी व्हीलर द्वीप से की जाती है। और व्हीलर द्वीप का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है किसके नाम पे, APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं। और इसी पूर्वी तट पे हम देखें एक द्वीप है पुलिकट झील पे। पुलिकट झील कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश। तो ये पुलिकट झील पे एक द्वीप है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। तो इस द्वीप को नाम दे दिया गया श्रीहरिकोटा को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। और यहाँ से क्या किया जाता है, भारत का जो ये जितना भी सैटेलाइट वगैरह है वो यहीं से लॉन्च किया जाता है। कहाँ से, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, पुलिकट झील में है। और ये पुलिकट झील में जो द्वीप है, ये पुलिकट झील वगैरह सब कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। और इसका नया नाम भी याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसी प्रकार हम देखें और नीचे आ जाए तो ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कुछ द्वीप बड़े फेमस है। एक है यहाँ पर ये लंका वाला है, तो यहाँ पर एक द्वीप है वो है कच्चा तिबू। और ये कच्चा तिबू क्यों फेमस है, इसलिए क्योंकि भारत ने इसको श्रीलंका को पट्टे पर दे दिया है, कच्चा तिबू को। और इसी के बाजू में है पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप में जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहलाता है धनुषकोडी। और धनुषकोडी से ही ऐसे ऐसे करके गया हुआ है कहाँ तक, मन्नार द्वीप तक। ये मन्नार द्वीप जो है वो लंका पे है, लंका के पास है। और यही कहलाता है राम सेतु, एडम्स ब्रिज। तो याद रखिएगा पंबन द्वीप, इसी का दक्षिणी किनारा क्या कहलाता है, धनुषकोडी। और धनुषकोडी से लेकर मन्नार द्वीप तक जो एडम्स ब्रिज है उसी को राम सेतु कहा जाता है। और इसी पंबन द्वीप से लगा हुआ है रामेश्वरम। और इसके यहां पर है क्रोकोडाइल द्वीप, नीचे लिख देता हूं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ वगैरह, घड़ियाल वगैरह, उनके लिए फेमस द्वीप है। तो ये तमिलनाडु के द्वीप हो गए। इधर आ जाए हम केरल साइड, तो केरल में भी बहुत सारे द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। और यहाँ पे एक झील है, एक्चुअल में झील क्या है, लैगून है। लैगून मतलब ऐसी झील जहाँ से पानी समुद्र से आता है, समुद्र से पानी बार बार आता है जाता है, तो उसको लैगून कहते हैं। तो बेम्बानाड नाम की झील है। और इसी बेम्बानाड झील में एक द्वीप है, कौन सा द्वीप, विलिंगटन द्वीप। और इसी विलिंगटन द्वीप में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा 966 नेशनल हाईवे नंबर 966B। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। कहाँ पर है, विलिंगटन द्वीप में स्थित है। और ये विलिंगटन द्वीप किस राज्य में है, केरल में। वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ मुख्य मुख्य द्वीपों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार और ऊपर चले तो हम देखें गोवा में, ये गोवा है और यहाँ पे एक द्वीप है वो कहलाता है तिसवाड़ी द्वीप। और इस तिसवाड़ी द्वीप की खास बात क्या है कि इसी तिसवाड़ी द्वीप में गोवा की राजधानी स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। तो याद रखिएगा ये उत्तरी गोवा में है और तिसवाड़ी द्वीप में स्थित है पणजी, ठीक है। इसी प्रकार हम महाराष्ट्र द्वीप देखें तो यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है सॉलसेट। और सॉलसेट द्वीप की खास बात क्या है कि इसी सॉलसेट द्वीप में
मुंबई और ठाणे स्थित है। याद रखिएगा, मुंबई और ठाणे द्वीप हैं। कौन से द्वीप पर स्थित है ये? सालसेट। और ये सालसेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? तो वो भी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र की वत्सल नदी की जो बहती है उसी के मुहाने पर स्थित है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा सालसेट। क्यों? क्योंकि इसमें मुंबई और ठाणे जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखें, मुंबई के पास में ही बहुत सारे द्वीप हैं। आप नाम सुने होंगे एलिफेंटा द्वीप, आप नाम सुने होंगे बूचर द्वीप, आप नाम सुने होंगे अम्बू द्वीप, आप नाम सुने होंगे ओएस्टर द्वीप। ये सब मुंबई के पास में छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। इसी प्रकार हम देखें गुजरात के द्वीपों में, तो गुजरात में हमको मालूम है कि नर्मदा नदी आके यहाँ गिरती है और इधर ताप्ती नदी आके गिरती है। तो ये जो मुहाना है, यहाँ पे कुछ रेत के मिट्टी के द्वीप बन गए हैं। तो याद रखिएगा, इन रेत के द्वीपों को क्या कहा जाता है? आलिया बेट, खलिया बेट। ये नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर रेत और मिट्टी से बने हुए द्वीपों को कहा गया है। इसी प्रकार से गुजरात में एक और द्वीप फेमस है जो कि कच्छ में है। कौन सा? बेला। और ये जो कच्छ के लग में जो स्थित द्वीप है बेला, इसकी खास बात यह है कि प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी यहाँ आते जाते हैं। बात हम देखते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार हम देखते हैं भारत का दक्षिणी हिस्सा है। ये 8 4 उत्तरी अक्षांश की भारत दक्षिणी सीमा रेखा। तो अंडमान निकोबार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार का विस्तार इधर ऊपर में ये जो लिखा है, ये है 14 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा। ये कौन सी लाइन कहलाती है? तो याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? कोको चैनल कहते हैं। कोको चैनल एक्चुअल में क्या है, इधर कोको द्वीप है और ये कोको द्वीप जो है वो म्यांमार के पास है, म्यांमार के अधिकार में है। और म्यांमार के द्वीप और भारतीय द्वीप दोनों के बीच कौन से कितने डिग्री की रेखा है? 14 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा है। तो इस रेखा को उसी के नाम पर कोको चैनल कह दिया गया है। तो यहाँ से भारत का अंडमान निकोबार का विस्तार होता है। और कहाँ तक? तो वो याद रखिएगा कि ये है 6 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा। और इसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल। इसको क्या नाम देते हैं? कोको चैनल। और इसको नाम दिया गया है ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल की इधर क्या है? याद रखिएगा, इधर इंडोनेशिया के द्वीप चालू जाते हैं। ठीक है। तो अंडमान निकोबार का विस्तार हम देखें कहां से कहां तक? 6 से लेकर 14 के बीच में। और इसमें भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार दोनों के बीच जो विभाजन की रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा 10 अंश की जो रेखा है वो ये 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार को बांटती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 6 4 10, 10 4 14। ठीक है। 6 से लेकर 10 तक निकोबार है और 10 से लेकर 14 तक क्या है? अंडमान है। ठीक है। हम देखें अंडमान निकोबार के विस्तार की बात करें तो अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा, अंडमान शुरू होता है यहां से, सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? तो याद रखिएगा, इसको नाम दिया गया है लैंडफॉल। ये अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो वो याद रखिएगा, यहां पर है कौन सा? बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। और इसी बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। पुराना नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट। तो लैंडफॉल द्वीप से लेकर बड़ा निकोबार तक अंडमान निकोबार का विस्तार है। अगर हम अंश में देखें तो 14 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच अंडमान निकोबार फैला हुआ है। सबसे पहले हम देखें उत्तरी अंडमान। ये उत्तरी अंडमान है
और इसी उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। कौन सी? सैडल पीक, 738 मीटर। ये पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अंडमान की तो है ही, अंडमान निकोबार की भी है, ठीक है। और इसी के पास में हम देखें, यहाँ पर एक द्वीप है। वो है कौन सा द्वीप? तो याद रखिएगा, नारकोंडम द्वीप। और नारकोंडम द्वीप की खास बात क्या है कि ये भारत का एकमात्र कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम कौन से अंडमान में आएगा? उत्तरी अंडमान में आएगा, ठीक है। इसके नीचे हम देखें, मध्य अंडमान। और ये मध्य अंडमान की खास बात है क्या कि ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब भारत में जितने भी द्वीप हैं, चाहे वो मुख्य भूमि के द्वीप हो, चाहे वो अंडमान निकोबार के हो, चाहे अरब सागर के द्वीप हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? याद रखिएगा, मध्य अंडमान। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी लिख लीजिएगा, 1536 वर्ग किलोमीटर, 1536 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसी के पास में हम देखें, यहाँ पर एक द्वीप है। कौन सा? बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप की खास बात क्या है? बैरन द्वीप की खास बात यह है कि यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कौन सा? बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये बैरन ज्वालामुखी किस हिस्से में आएगा? मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान से बिल्कुल नीचे लगा हुआ कौन सा अंडमान है? दक्षिणी अंडमान। छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं आजू बाजू। और इसी दक्षिणी अंडमान पे स्थित है कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। कौन से अंडमान पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इसी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है। नाम सुना होंगे सेलुलर जेल का। आज़ादी के पहले अंग्रेज यहाँ काला पानी की सजा के लिए भेज देते थे। तो ये सेलुलर जेल स्मारक के रूप में अभी भी रखी गई है। कौन से अंडमान में है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में। और उसके बाद यहाँ पर डंकन पास है। इसके दक्षिणी अंडमान के नीचे कौन सा पास? डंकन पास। और इसी डंकन पास के नीचे एक छोटा सा अंडमान है, लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार में से अंडमान 4 अंडमानों में बटा हुआ है। पहला अंडमान कौन सा? उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा लघु अंडमान, ठीक है। इसके नीचे हम देखते हैं 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल के बाद कौन सा चल जाएगा? निकोबार। और बिल्कुल निकोबार भी इसी प्रकार से बटा हुआ है। सबसे ऊपर है कार निकोबार, ये यहाँ पर। और इसके बाजू में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्थित है लघु निकोबार। और इसी के नीचे में स्थित है कौन सा? बड़ा निकोबार। तो हम देखते हैं निकोबार भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कार निकोबार सबसे उत्तर में, बीच में लघु निकोबार, लिटिल निकोबार, और सबसे दक्षिण में है बड़ा निकोबार। और इसके बाद 6 डिग्री चैनल आ जाती है, जिसको ग्रेट चैनल कहा जाता है। इसके नीचे सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है, द्वीप समूह है सुमात्रा। और सुमात्रा का एक छोटा सा द्वीप स्थित है यहाँ पर, आसेह द्वीप। ये सुमात्रा द्वीप का एक हिस्सा है, आसेह, जो कि इंडोनेशिया में है। तो कुल मिला के ये याद रखेगा कि 6 से 14 तक अंडमान निकोबार का विस्तार है। हम देखें अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ। तो याद रखिएगा, ये हिमालय का विस्तृत रूप है। हमको मालूम है कि हिमालय का पूर्वी हिस्सा जो कि म्यांमार में गया हुआ अराकान योमा, तो ये हिमालय का विस्तृत हिस्सा है जो सागर तल से ऊपर उठ रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि इस अंडमान निकोबार में कुल मिला के 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं और 97 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। हम देखें यहाँ से जनजातियों को भी लेकर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की वो जनजातियाँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कौन कौन सी। तो पहला तो है
ओंगे, इसको ओंगे भी कहते हैं, ओंज भी कहते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा इसकी, ठीक है। इसको भी अक्सर पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है कौन सी, शोम्पेन, नाम लिख देता हूँ दूसरा, शोम्पेन, इसको भी अक्सर पूछा गया है अंडमान निकोबार की जनजातियों के नाम पे। और तीसरा जारवा, ये भी अक्सर पूछा गया है। ओंगे या ओंज जो भी करें, शोम्पेन, जारवा, इसके अलावा सेंटेनरीज एक और जनजाति है और निकोबारी एक जनजाति है। लेकिन ये तीन जनजातियों का अवश्य याद रखिएगा कि ये अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। इसके बाद हम देखें अरब सागर की ओर लक्षद्वीप को, तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है और इन 36 द्वीपों में सिर्फ 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पे लोग निवास करते हैं, बाकी सारे द्वीप निर्जन पड़े हुए हैं। जो भी हो, लक्षद्वीप बहुत सारे द्वीपों का समूह है और यहाँ पे कोचीन नाम का नगर स्थित है, अरब सागर की रानी केरल में। तो इस कोचीन से 200 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में ये सारे के सारे द्वीप स्थित हैं, 200 से 400 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से हम देखें कि सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे दक्षिण में कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे उत्तर में जो द्वीप है वो कहलाता है चेरबा नौजी, ये सबसे उत्तरी बिंदु अंडमान का। और सबसे दक्षिणी, सॉरी, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो वो याद रखिएगा कोन्नेजो, कोन्नेजो, ये सबसे दक्षिणी। तो चेरबा नौजा और कोन्नेजो, इसी के बीच में अंडमान निकोबार स्थित है, 36 द्वीपों का समूह है। और एक बात खास याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप सिर्फ एक जिला है, मतलब प्रशासनिक रूप से हम देखें तो सिर्फ एक जिला है और जिले का नाम ही लक्षद्वीप है। और इस जिले का जिला मुख्यालय क्या है, कावारत्ती। याद रखिएगा पूरा का पूरा लक्षद्वीप जो है एक जिले में है। और इसी के बीच में हम देखें बहुत सारे द्वीप हैं, और ये कावारत्ती द्वीप, ये अमीनी दीवी द्वीप, ये, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा एक द्वीप यहाँ पर स्थित है, कौन सा, एंड्रोड। और ये एंड्रोड द्वीप पूरे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र कहा गया है, क्यों, क्योंकि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, प्रवाल, कोरल, मूंगा जिसको कहते हैं, समुद्र में जो मूंगा होता है, मूंगे से बने हुए द्वीप को क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप का निर्माण पूरी तरह से समुद्री जीव मूंगे से होने के कारण इसको क्या कहा गया है, समुद्र पुत्र कहा गया है। तो याद रखिएगा कि इसके निर्माण में प्रवाल की भूमिका है और अंडमान निकोबार के निर्माण में हिमालय की भूमिका है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।